गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेज कंस्ट्रेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने पुली कंस्ट्रेंट और क्या पढ़ा था, जनरल कंस्ट्रेंट पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग जो है वेज कंस्ट्रेंट पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग सूडो फोर्स भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो वेज कंस्ट्रेंट में सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या होता है वेज कंस्ट्रेंट। तो अलग अलग ब्लॉक्स जो हैं, ठीक है, या इंक्लाइन प्लेन है या कोई ब्लॉक्स है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके मोशन में क्या रिलेशन होगा, आप लोग पहले मैं डायग्राम्स बता देता हूँ कि इस तरीके से देखो। ये जो है एक ब्लॉक है जो इधर मूव कर रहा है, ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इनके एक्सेलरेशंस में क्या रिलेशन है ना, ये सब हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये इधर मूव कर रहा है, ये भाई साहब इधर मूव करेगा, तो ये सब जो है वेज कंस्ट्रेंट का पार्ट है। अब वेज कंस्ट्रेंट में किस तरीके से हम लोग जो रिलेशन निकालेंगे, किस तरीके से इक्वेशन लिखेंगे, ये मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। और जो पत्थर की लकीर है, जो एकदम इम्पॉर्टेंट बात जिससे आप लोगों को सारे वेज कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, वो भी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कि जैसे मान लो यहाँ पे हमें 2 ब्लॉक्स गिवन है, ये और ये। ठीक है, ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है v2 से। अब बच्चों यहाँ पे अगर ये जो कांटेक्ट है इन दोनों के बीच का, ये कांटेक्ट अगर हम चाहते हैं कि हमेशा बना रहे, ठीक है, तो बट ऑब्वियस है कोई भी है वो बोलेगा कि भाई v1 और v2 जो है वो हमेशा इक्वल होने चाहिए, तब जाके जो है वो कांटेक्ट हमेशा बना रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि अगर मान लो देखो सीधी सी बात है, कोई भी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, v2 ज़्यादा होगा तो आगे निकल जाएगा, ये पीछे रह जाएगा। ठीक है, और v1 जो है वो ज़्यादा हो नहीं सकता, वरना उसको पुश करते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमेशा v1 और v2 इक्वल रहेगा तो इन दोनों के बीच में जो है वो कांटेक्ट बना रहेगा। मतलब जो कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। देखो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी थी v1 और इसकी वेलोसिटी थी v2, तो ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों ब्लॉक्स की अगर वेलोसिटी सेम होती है तो ये हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे और हम लोग ईजिली इनके बीच का रिलेशन जो है वो निकाल सकते हैं। समझ रहे हो बच्चों? मैं बताता हूँ आपको थोड़े एग्जांपल्स के साथ। अगर मान लो इवन ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता विद सम वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकेंड, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि भाई इनका जो कांटेक्ट सरफेस है, सरफेस ऑफ कांटेक्ट, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा v1 और v2 अगर होता है तो ये ब्लॉक्स जो है कांटेक्ट में मूव करेंगे, तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि भाई इनके बीच का जो कंस्टेंट रिलेशन है वो ये है। और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा कि भाई एक्सेलरेशन ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2, अगर ये ऐसे मूव करेंगे तो। अगर यहाँ की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे क्या है कि ये फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर हमने जो है एक ब्लॉक रख दिया है। ठीक है, जो बट ऑफ वेस है ये खाली इंक्लाइन सरफेस पे स्लाइड करेगा नीचे की तरफ, और यहाँ पे हमने एक और दूसरा ब्लॉक रखा है और आजू बाजू दीवार लगा दी ताकि ये सिर्फ नीचे की तरफ स्लाइड कर सकता है। मतलब इसका एक्सेलरेशन इधर होगा और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कोई फिक्स है। तो हमें बोला है कि रिलेशन क्या है a1 और a2 के बीच में। तो हम लोग जो मैंने आप लोगों को बताया था वही यहाँ पे यूँ समझ लो, ये पत्थर की लकीर है। ठीक है, जिसको आप लोगों को हर क्वेश्चन में यूज़ करना है, और अगर आप ये हर क्वेश्चन में यूज़ करोगे तो आंसर 2 सेकंड में आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो पत्थर की लकीर क्या है, तो ये है कि एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द surface of contact should be equal। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे बस हमें कुछ नहीं करना है कि ये जो a1 और a2 एक्सेलरेशंस है, ये 2 बॉडीज़ हैं, इनका जो कांटेक्ट सरफेस है वो आप देख सकते हो कि कांटेक्ट सरफेस क्या है, ये डायरेक्शन में ना, ये कांटेक्ट सरफेस है। तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों के एक्सेलरेशन निकाल लो। तो भाई a1 तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, अब हमें a2 जो है वो इस डायरेक्शन में निकालना है, a2 कितना होगा। ठीक है, तो देखो a2 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं,
अलग से डायग्राम बना रहा हूँ कि ये जो है वो A2 है और हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है दिस एंगल इज़ थीटा। ये एंगल क्योंकि हमारा इंक्लाइंड सरफेस जो है फिक्स्ड इंक्लाइंड वो भी थीटा एंगल पे है, तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है। ये डायरेक्शन A2 का। तो अगर मैं ये इसकी बात करूँ, इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, तो ये एंगल हमारे पास है 90 माइनस थीटा, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा A2 कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो देखो इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज दिस, और ऊपर वाले ब्लॉक का परपेंडिकुलर इस कॉन्टैक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन दैट इज A1। तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो A1 शुड बी इक्वल टू A2 कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, एंड कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये हो जाएगा A2 साइन थीटा। तो A1 इज इक्वल टू A2 साइन थीटा। ये हमको कंस्टेंट रिलेशन मिल गया इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन के बीच में। बच्चों अगर ऐसा नहीं होता कि भाई ये और ये इक्वल ना हो तो ये दोनों ब्लॉक सेपरेट हो जाएंगे, है कि नहीं। तो अगर ये कांटेक्ट हमेशा बना रहे तो ये ज़रूरी है कि A1 शुड बी इक्वल टू दिस, है ना, सच दैट द रिलेटिव एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन शुड बी ज़ीरो। अगर मान लो उस डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन हो जाता है तो फिर जो है वो सेपरेट हो जाएंगे ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को एकदम याद रखना दिमाग में कि भाई सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों के एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करो और इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है और एक ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये कॉन्टैक्ट सरफेस जो है ये आप देख सकते हो, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये एंगल हमें थीटा गिवन है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सरफेस से परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस बना देता हूँ ऐसे, इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बन रहा है। A1 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो A1 इस डायरेक्शन में, सॉरी A2 की मैं पहले बात कर रहा हूँ, A2 इस डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, जैसे हम लोग वेट को रिजॉल्व करते हैं हमेशा वैसे ही ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा A2 कॉस थीटा। मतलब इंक्लाइंड से या सरफेस जो कांटेक्ट का है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट इज A2 कॉस थीटा। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सरफेस ऑफ कांटेक्ट, दोनों ब्लॉक्स का कांटेक्ट सरफेस, ठीक है। तो A2 का कंपोनेंट हमें मिल गया परपेंडिकुलर। अब हम लोग बात करेंगे A1 की। तो A1 जो है वो इस डायरेक्शन में, दिस इज़ A1। ये एंगल हमें पता है कि ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा A1 साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये A1 है, ये एंगल थीटा है, तो इधर होगा A1 कॉस थीटा, इधर होगा A1 साइन थीटा। तो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसको आप इक्वेट कर दो, या एक्सेलरेशन है जो उसको इक्वेट कर दो। तो हमको यहाँ पे मिलेगा कि A1 साइन थीटा शुड बी इक्वल टू A2 कॉस थीटा, और यहाँ से हमको मिल जाएगा कि A1 इज़ इक्वल टू A2 कॉट थीटा, या फिर आप लिख सकते हो कि A2 इज़ इक्वल टू A1 टेन थीटा। ये रिलेशन जो है इसको हम लोग आगे भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे को मिल गया दोनों के बीच का रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन हमें बोला है कि रॉड ऑफ मास m इज सपोर्टेड ऑन अ वेज ऑफ मास कैपिटल m। यहाँ पे इसका मास जो है स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल M है। एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड एंड वेज इन द अरेंजमेंट द फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। तो इनके एक्सेलरेशन हमें पता करना है ना। तो फिर से हम लोग वही काम कर रहे हैं कि सपोज़ जो रॉड है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन A1, और ये वेज जो है बहुत ऑब्वियस है, जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उसके वजह से उसका कुछ कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और ये वेज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और इसके एक्सेलरेशन को हम लोग नाम दे देते हैं A2, ठीक है। हमें फाइंड करना है कि जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनके कंपोनेंट्स क्या हैं, वो मिलते ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले
मैं A2 के कंपोनेंट्स निकाल लेता हूँ डायग्राम में ही। इस तरीके से ये मैंने एक लाइन बनाई है जो कि इस इंक्लाइंड से पैरेलल है ना। तो ये एंगल भी हमारा अल्फ़ा होगा। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दिस इज़ A2 कॉस साइन अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा दिस इज़ A2 साइन अल्फ़ा। सिमिलरली अगर मैं A1 की बात करूं तो A1 जो है वो इस डायरेक्शन में है, और ये एंगल जो है वो अल्फ़ा होगा। दिस इज़ A1, ये एंगल अल्फ़ा है तो ये हो जाएगा A1 कॉस अल्फ़ा। तो A1 कॉस अल्फ़ा शुड बी इक्वल टू A2 साइन अल्फ़ा, और यहाँ से हमें मिल जाएगा A1 इज़ A2 टेन अल्फ़ा। समझो बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कुछ ऐसी इक्वेशन डिराइव की थी। इनमें कॉमन क्या है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो हमें एक्सेलरेशन में रिलेशन मिल गया कि भाई A1 इज़ A2 टेन अल्फ़ा, पर हमें बोला क्या, हमें बोला है कि भाई आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और एक्सेलरेशन फाइंड करने का मतलब क्या है कि आंसर सिर्फ कैपिटल M, स्मॉल m और अल्फ़ा के टर्म्स में आना चाहिए, जो चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है ना। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों पे इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी। समझ रहे हो। तो अगर मैं बात करूं वेज की, तो वेज के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, देखो वेज का एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में, दिस इज़ A2। वेज का मास है m। तो इस डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस हैं पहले हम लोग वो लिख लेते हैं ना। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वेज के ऊपर वो होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में अगर मैं इसका कंपोनेंट लूँ तो मुझे पता है कि ये जो एंगल है ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये एंगल 90 माइनस अल्फ़ा होगा। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा n cos ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा विच इज़ n साइन अल्फ़ा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एंगल अल्फ़ा था, ये 90 माइनस अल्फ़ा, ये n है, इसका कंपोनेंट हमने इस डायरेक्शन में ले लिया n साइन अल्फ़ा, और एक्सेलरेशन ये है। और कोई भी कंपोनेंट जो है इस पे इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि भाई n साइन अल्फ़ा इज़ मास इनटू एक्सेलरेशन A2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मुझे दोनों के एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। सेकंड, दूसरा हम लोग जो है बात करते हैं जो ऊपर ब्लॉक रखा है या रॉड रखा है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो रॉड पे क्या है, अगर ये रॉड है, मान लो थोड़ा मैं बता रहा हूँ इस तरीके से, ऐसे। तो रॉड के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स एक्ट कर रहा है उसका वेट mg, एक फोर्स जो ये रिएक्शन है, ठीक है, जो इसके ऊपर वेज के ऊपर लग रहा है, तो उतना ही सेम रिएक्शन रॉड के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n, और क्योंकि ये एंगल हमारा अल्फ़ा है तो ये एंगल भी हमारा अल्फ़ा होगा। तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा दिस इज़ n cos अल्फ़ा। और क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है A1, तो मैं लिखूँगा दूसरी इक्वेशन को, दिस इज़ mg माइनस n cos अल्फ़ा, दिस इज़ मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं देख लेता हूँ कि इसका मास जो है स्मॉल m है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस इज़ स्मॉल m इंटू A1, इक्वेशन 2। और ये जो कंस्टेंट रिलेशन से हमें इक्वेशन मिली, दिस इज़ इक्वेशन 3। इन तीनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें A1 और A2 की जो वैल्यूज़ है वो हमें मिल जाएगी। कैसे मिलती है देखो, यहाँ पे ये इक्वेशन A1 के टर्म्स में है, n हमें फाइंड करना है, n यहाँ से ले लेता हूँ मैं m A2 अपॉन साइन अल्फ़ा, ठीक है।
तो ये हो जाएगा देयर फॉर एम जी माइनस एन की वैल्यू मैं ऊपर से लिख दूंगा, दिस इज एम ए टू अपॉन साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू एम इंटू ए वन। और ए वन की वैल्यू मैं इक्वेशन 3 से ले लेता हूँ, दिस इज ए टू टेन अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये पूरी ए टू के टर्म्स में हमें ए टू का आंसर मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, एम जी इज़ इक्वल टू स्मॉल एम और कैपिटल एम में डिफरेंस ध्यान रखना, ये कैपिटल एम है खाली यहाँ पे और ये दोनों स्मॉल एम है। ठीक है, इधर ये कैपिटल एम है, तो ये हो जाएगा स्मॉल एम टेन अल्फ़ा प्लस कैपिटल एम कॉट अल्फ़ा इंटू ए टू। तो मुझे ए टू की वैल्यू मिल जाएगी, ए टू इज़ एम जी अपॉन स्मॉल एम टेन अल्फ़ा प्लस कैपिटल एम कॉट अल्फ़ा। ये हमारा आंसर हो गया ए टू का, और इसकी वैल्यू इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको ए वन भी मिल जाएगा। हमारा जो रिलेशन है ए वन इज़ ए टू टेन अल्फ़ा, तो वो मैं लिख देता हूँ कि भाई ए वन इज़ ए टू टेन अल्फ़ा, और बस मुझे ए टू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, मेरा आंसर आ जाएगा, दिस इज़ एम जी टेन अल्फ़ा अपॉन स्मॉल एम टेन अल्फ़ा प्लस कैपिटल एम कॉट अल्फ़ा। चाहो तो हर एक टर्म को टेन अल्फ़ा से डिवाइड करके दूसरा और इक्वेशन मिल सकता है, पर ठीक है, ये हमारा आंसर है ए वन का। तो इस तरीके से हमें ए वन और ए टू का आंसर मिल गए इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एम, कैपिटल एम एंड अल्फ़ा। ठीक है, तो वेज कंस्ट्रेंट में रिलेशन लिखने के बाद हम लोग इस तरीके से आगे जो बेसिक लॉज हैं वो यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे को एक्सेलरेशन बोला है, मैं आप लोगों को कंस्ट्रेंट रिलेशन से इक्वेशन बताता हूँ, बाकी आप एक्सेलरेशन जो है वो अब खुद से कर सकते हो, जैसे मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है कॉन्टैक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर, जो मैंने डायरेक्शन बताया, इस डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलरेशन हमें इक्वल करना है। यहाँ पे डायग्राम में एक्सेलरेशन भी गिवन नहीं है, पर हमें पता है कि क्योंकि ये गाइड्स जो है इसको सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव कराएंगे, तो सपोज एक्सेलरेशन इज़ ए वन और ये ब्लॉक जो है वेज जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में इट इज़ ए टू। तो देखो, अगर ये हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस है, थीटा एंगल जो बना रहा है वो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बन रहा है, ए टू हमारा इस डायरेक्शन में, एक सेकेंड, ये ए टू का डायरेक्शन है, ये एंगल थीटा है, तो इस डायरेक्शन होगा ए टू कॉस, और हमें तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहिए, तो ये हो जाएगा ए टू साइन थीटा। ए वन की अगर मैं बात करूं तो वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही है, तो इस डायरेक्शन में इट इज़ ए वन। तो इनके बीच में हमें से रिलेशन मिल गया कि ए वन इज़ ए टू साइन थीटा, ये इक्वेशन 1 है। और जितने भी फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, इन मास इनटू एक्सेलरेशन कर दो, एक और इक्वेशन, और इस पे ये डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं, mg का कंपोनेंट हमें इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन माइनस करना पड़ेगा, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 3 इक्वेशन मिल जाएगी, वापस सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है यहाँ पे इस तरीके से है कि कॉम्बिनेशन है, ये प्लैंक है हमारे पास जिसका मास है स्मॉल एम, और ये दो वेजेस हैं जिनका मास है कैपिटल एम। फ्रिक्शन निगलेक्ट करना और एक्सेलरेशन पता करना इस प्लैंक का। तो बच्चों देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, सारे केसेस अगर आप देखोगे तो इस केस को देखो, है ना, ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये हॉरिजॉन्टल, A1 A2। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भाई साहब जो है, अगर आप डायग्राम को देखोगे तो ये भी वर्टिकल डायरेक्शन मूव कर रहा है और ये हॉरिजॉन्टल।
इसमें हमारा आंसर क्या आया, इसमें हमारा आंसर आया A2 इज़ A1 tan थीटा। इसमें हमारा आंसर क्या है, A1 इज़ A2 tan थीटा। मतलब अगर इसको A1 ले रहे हैं तो रिलेशन वही आ रहा है, ठीक है, कि भाई इसका एक्सेलरेशन इज़ इसका एक्सेलरेशन इनटू tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम केस है कि भाई ये जो प्लैंक है वो नीचे की तरफ मूव करेगा क्योंकि दोनों मासेस सेम है, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा और ये जो है वो इस साइड या इस साइड मूव करेंगे। तो हम डायरेक्ट जाएं तो रिलेशन लिख सकते हैं इनके एक्सेलरेशन में। सपोज़ इसका एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है, दिस इज़ A1, और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A2 और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A2, ठीक है। तो हमें पहले इक्वेशन ऑलरेडी पता है कि A1 इज़ A2 इंटू tan थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फिर से नॉर्मल रिएक्शन की, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वेज पे अगर हम बात करेंगे तो वेज पे नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर होगा ये डायरेक्शन में, और ये जो एंगल है ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। दिस एंगल इज़ अगेन 90 माइनस थीटा, और ये है नॉर्मल रिएक्शन। तो इधर साइड हो जाएगा दिस इज़ n साइन थीटा। तो मैं फिर से लिख दूंगा भाई n साइन थीटा इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, तो ये हो जाएगा कैपिटल N साइन थीटा इज मास कैपिटल M है और एक्सेलरेशन A2 है। ये मासेस और एक्सेलरेशन ढंग से लिखना, इनमें गलती मत करना। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इसकी एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन लिखेंगे भाई नीचे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो नीचे फोर्स लग रहा है, एक तो उसका वेट लगेगा स्मॉल mg, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है उसका जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में वो लगेगा। तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि भाई ये जो हमने को रिएक्शन मिला है n, ठीक है, इस रिएक्शन का जो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है ऑपोजिट डायरेक्शन में वो भी n होगा, और इसका जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में वो कौन सा है, तो भाई ये एंगल इज़ ऑल्सो थीटा, दिस एंगल इज़ ऑल्सो थीटा, है ना। तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा n cos थीटा। सिमिलरली अगर आप ये लेफ़्ट साइड वाले वेज की बात करोगे तो इस पे भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा n cos थीटा, और नीचे की तरफ यहाँ पे लग रहा है mg, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन हो जाएगा कि भाई क्योंकि एक्सेलरेशन A1 नीचे की तरफ है तो नीचे वाला फोर्स बढ़ा, तो mg माइनस 2n cos थीटा इज स्मॉल m इंटू A1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। n cos थीटा दोनों में ऊपर की तरफ लग रहा है तो टोटल हो गया 2n cos थीटा, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो क्या करते हैं हम लोग इक्वेशन 3 से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा mg माइनस 2, n की वैल्यू इक्वेशन 2 से लिखूंगा, ये हो जाएगा कैपिटल M A2 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू A1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख दूंगा, दिस इज A2 tan थीटा। जैसे पहले किया था वैसे ही हमें करना है, यहाँ से A2 की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा mg इज इक्वल टू A2 कॉमन निकल जाएगा, और ये हो जाएगा दिस इज m tan थीटा प्लस 2 कैपिटल M cot थीटा, ठीक है। तो A2 की वैल्यू हमें मिल गई, दिस इज mg अपॉन स्मॉल m tan थीटा प्लस 2 टाइम्स कैपिटल M cot थीटा। ये हो गया हमारा A2 का वैल्यू, और हमें पता है कि भाई A1 इज़ A2 tan थीटा, तो A1 की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी, दिस इज इक्वल टू
A2 की वैल्यू हम लोग ऊपर से लिख देंगे, ये हो जाएगा mg tan थीटा अपॉन स्मॉल m tan थीटा प्लस 2 टाइम्स कैपिटल M cot थीटा। सेम आंसर आया क्या? बस ये 2 का रोल होगा, बाकी तो ऑलमोस्ट मेरे को आंसर सेम ही लग रहा है। ठीक है, वहाँ पे एक वेज था, यहाँ पे 2 वेज है। ओके, तो ये इस तरीके से जो है वेज कंस्ट्रेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों को सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, और हम लोग जो है जब मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे, तो हम लोग और क्वेश्चन लेंगे और हम लोग लिंक भी करेंगे भाई, पुली को वेज के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, जनरल कंस्ट्रेंट के साथ जोड़ेंगे, ऐसे करके हम लोग सबको कंस्ट्रेंट्स को मिक्स करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सूडो फोर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, ये हमारी जो है मेहनत को थोड़ा ईजी कर देता है। ठीक है, सूडो फोर्स क्या है बच्चों, मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल से सूडो फोर्स समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना। अगर मान लो कि कोई सरफेस है या कोई ब्लॉक ले लेते हैं हम लोग, लंबा सा ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ है, मतलब ये खड़ा है, पर यहाँ पे मैं इसको फिक्स बता रहा हूँ कि दिस इंसान इज़ फिक्स्ड, मूव नहीं करेगा ये। ठीक है, इसको कील लगा के यहाँ पे उसके पैरों पे दोनों पे कील लगा दिया और इसको चिपका दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर सेकंड क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक ब्लॉक है और सारे सरफेसेस फ्रिक्शनलेस हैं, सारे सरफेसेस क्या हैं, फ्रिक्शनलेस, इसलिए इस इंसान को मैंने यहाँ पे फिक्स किया। सपोज ये ब्लॉक जो है ये है 5 किलो का, दिस इज 5 kg, और ये जो नीचे हमने बड़ा सा ब्लॉक जैसा लिया है, ये सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो क्या होगा, देखो बच्चों, अगर ये भाई साहब एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जरा भी फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब ये जो 5 kg है, ध्यान देना बच्चों, ये जो 5 kg है इस पे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, समझ आ रहा, ना फ्रिक्शन है ना कुछ है, कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ एक नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ रिएक्शन लग रहा है, कोई फोर्स नहीं है। तो ये 5 kg का ब्लॉक जो है वो कहीं पे रहेगा, रेस्ट में, है ना। और क्योंकि ये भाई साहब नीचे वाला एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो वो भाई साहब नीचे से स्लाइड होते होते निकल जाएगा, समझे बच्चों। थोड़ी देर में अगर आप देखोगे तो 5 kg यहाँ पे, और ये नीचे वाला ब्लॉक जो है वो स्लाइड होकर ऐसे आगे चला जाएगा, अभी मैं उसको लास्ट पोजीशन बताई, और आगे निकल जाएगा, ये भाई साहब गिर जाएगा। ठीक है, 5 kg गिर जाएगा। अब अगर ये इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमने जो देखा था वो क्या देखा था, ग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, या इस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था जो ग्राउंड पे खड़ा है। जो हमने पहले बात की थी कि भाई ये अगर इंसान देखता है तो 5 kg पे नीचे mg और ऊपर रिएक्शन, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, और ये नीचे वाला पोर्शन जो है वो एक्सलेट कर रहा है, तो ये मूव करता जा रहा है। ये भाई साहब देखेगा तो इसको क्या लगेगा, जस्ट इमेजिन करना है ना, इसके आप यहाँ पे तुम बैठे हो, जैसे ट्रेन है ना, ट्रेन में तुम बैठे हो और तुम्हारे सामने एक बॉक्स है, ट्रेन नीचे से खिसक रही है और बॉक्स कहाँ जाएगा, इधर, है ना। ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि मतलब ये थोड़ा ट्रेन नीचे खिसक रही है, वो वाला तुम लोगों को इमेजिन करना टफ हो गया होगा, पर ऐसे इमेजिन करो कि भाई तुम इस पे बैठे हो, ये तुम्हारे साथ मूव कर रहा है ना, ये एक्सलेट कर रहा है तो तुम भी एक्सलेट कर रहे हो, तो तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हें लगेगा कि भाई ये तो रेस्ट पे है, क्योंकि तुम इसके साथ जुड़े हुए हो, तुम्हें लगेगा ये रेस्ट पे, पर ये ब्लॉक जो है वो अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है। किस एक्सेलरेशन से, तो भाई रिलेटिव एक्सेलरेशन तुम निकालोगे तो आंसर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा, है कि नहीं। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, तो ये कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक वैसे 0 है, पर्सन का एक्सेलरेशन 2 है, तो ये हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -2 बता रहेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये इंसान अगर उस ब्लॉक को देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा ब्लॉक जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब वो एक्सलेट कर रहा है, मतलब उस पर फोर्स लग रहा है। तो अगर ये जो है मैन देख रहा है, मैन को m नहीं लेते हैं, मैन को x ले लेते हैं, तो ये x इंसान अगर देखता है तो इस ब्लॉक के ऊपर 5 kg ब्लॉक के ऊपर कुछ फोर्स भी लग रहा है। ठीक है,
तो फोर्स ऑन 5 kg ब्लॉक with respect to the man x is force is mass into acceleration। तो ब्लॉक का मास है 5 kg, मैन को लग रहा है ब्लॉक का एक्सेलरेशन है 2, तो आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन। तो ये जो मैन देख रहा है एक्स, इसको ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, और इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं सूडो फोर्स। क्या कहते हैं? सूडो फोर्स। बच्चों ये जो सूडो वर्ड है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, झूठा, वर्चुअल, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसा लग रहा है, ठीक है। बायो वाले बच्चे जो होते हैं वो सूडो लिम्स और सूडो आर्म्स ने ये सब बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। तो सूडो फोर्स, ऐसी फोर्स को हम लोग सूडो फोर्स कहते हैं जो एक्चुअली लग नहीं रहा है उस इंसान पे, पर ये जो उस ब्लॉक पे, सॉरी, ठीक है, ये सूडो फोर्स जो है इस ब्लॉक पे लग नहीं रहा है, पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उस पर लग रहा है। इसको हम लोग सूडो फोर्स कहते हैं। और सूडो फोर्स जो है ये हमेशा एक्सेलरेटेड फ्रेम से नज़र आता है, ऑलवेज फ्रॉम एक्सेलरेटेड फ्रेम, या फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम के जगह हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान देना कि भाई मान लो कि हम लोग यहाँ पे एक ट्रेन है ना, ये ट्रेन है, और ये ट्रेन जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, हमारी ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक इंसान है ट्रेन के अंदर चुपचाप बैठा हुआ है, इसका नाम है सी, और बाहर एक इंसान है प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसका नाम है ए, और एक और इंसान यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका नाम है बी। ये दोनों रेस्ट पे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, कोई मूव नहीं कर रहे हैं जरा भी, ये दोनों रेस्ट पे हैं, और ये सी जो है वो ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, तो बट ऑब्वियसली एक्सेलरेट कर रहा है। अब अगर मान लो बी वाला बच्चा ए को देखता है ना, क्या कर रहा है, बी वाला बच्चा जो है वो ए को देख रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि भाई ए भाई साहब रेस्ट पे है, उस पर सिर्फ 2 फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है नीचे की तरफ mg और एक लग रहा है ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो वो बोलेगा कि भाई mg और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, मतलब r इज mg, और वो इंसान जो है वो रेस्ट पे है। बी देखेगा तो, है ना, सी देखेगा तो उसको क्या लगेगा, हम लोग ट्रेन में से जब बाहर ट्रीज़ वगैरह देखते हैं तो हमें क्या लगता है, ट्रीज़ पीछे जा रहे हैं, है ना। तो सी वाला जब देखेगा ए को, तो उसको ऐसा लगेगा कि भाई ए तो पीछे की तरफ जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो अगर हम लोग सी की बात करें, सी ए को ऑब्जर्व करेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि भाई जो ए इंसान है उसके ऊपर नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और इधर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है ना। और उस फोर्स को हम लोग जो है सूडो फोर्स कहते हैं बच्चों। और ये सूडो फोर्स कितना होता है, तो मास ऑफ द पर्सन, है ना, जो इंसान है ए, उसका मास, इसका मास लेते हैं क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका मास, और एक्सेलरेशन जो है वो एक्चुअली जो इसको लगता है वो एक्सेलरेशन, मतलब ये जो ट्रेन है उसका एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि जब ये सी इंसान देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ए जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है विद दिस एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम लोग जो है ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है वो लिखते हैं, दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इतना सूडो फोर्स होता है। अगर आप डायरेक्शन के साथ लिखना चाहते हो तो दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन नेगेटिव में, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ट्रेन का है, यहाँ पे मैं टी भी लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जहाँ से जिस प्लेटफॉर्म से खड़े रह के आप देख रहे हो उसका नेगेटिव वाला एक्सेलरेशन इनटू मास ऑफ जिस पे सूडो फोर्स लग रहा है, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो वो, ये होता है सूडो फोर्स। और मैं फिर से बता रहा हूँ, सूडो फोर्स जो है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही नज़र आता है, ठीक है। वैसे हम लोग सूडो फोर्स को यूज़ करते हैं ताकि न्यूटन्स के लॉज नॉन इनर्शियल फ्रेम पे वैलिड हो जाए। वैसे न्यूटन्स के लॉज जो हैं वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के लिए होता है, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम के लिए होता है, ठीक है। तो
उनको अप्लाई करना है अगर नॉन इनर्शियल में तो हम लोग सूडो फोर्स को पिक्चर में लेके आते हैं। आई बात समझ में? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स इज इक्वल टू द मास ऑफ बॉडी, जिस पे हम लोग सूडो फोर्स लिख रहे हैं, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर कह लो या फिर कह लो नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये इतना सूडो फोर्स लगता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब हम लोग जो है, मैं एक और एग्जांपल से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोगों को जो है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सूडो फोर्स के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट में एक इंसान है, इसका नाम है ए, और एक और उसके बाजू में इंसान है जिसका नाम है बी। एक इंसान ग्राउंड पे खड़ा है बाहर, इसका नाम है सी। लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, सी कहाँ लिख दिया मैंने। लिफ्ट का एक्सेलरेशन है अपवर्ड डायरेक्शन में, जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, सी अगर देखता है, किसको देख रहा है, सी देख रहा है ए को, तो बाहर से देख रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि ए भाई साहब जो है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ना। तो कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, उस पर एक फोर्स नीचे लग रहा है mg, एक फोर्स r लग रहा है। और हम लोग जब इक्वेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं r माइनस एम जी इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हमको r मिलता है mg प्लस ma। बच्चों ये जो चीज़ें हैं, ये हमने जो चीज़ें लिखी है, ये विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर सी लिखा है, और सी जो है वो ग्राउंड पे है। मतलब जब आप नॉन एक्सेलरेटिंग मतलब इनर्शियल फ्रेम की अगर आप बात करते हो तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन लिख के सॉल्व करते हैं, जैसा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। अब बी ऑब्जर्व कर रहा है ना, बी ऑलरेडी जो है वो लिफ्ट के अंदर ही, और वो खुद एक्सेलरेट कर रहा है। तो जब बी देखेगा ए को तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि जो ए है वो एक्चुअली रेस्ट पे है ना। पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि जब भी हम लोग किसी एक्सेलरेटेड प्लेटफॉर्म से देखते हैं और हमें न्यूटन्स के इक्वेशन लिखना है तो हमें सूडो फोर्स को पिक्चर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक लगेगा mg, एक फोर्स लगेगा रिएक्शन, और सूडो फोर्स जो है एक्सेलरेशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से क्योंकि ये रेस्ट में नज़र आ रहा है उसको, तो हम लिखेंगे कि भाई जितना ऊपर वाला फोर्स है उतना ही नीचे वाला फोर्स है। तो हमको सेम इक्वेशन मिल जाती है m इंटू जी प्लस ए। समझ में आया? तो हमने यहाँ पे न्यूटन का जो सेकंड लॉ था, नेट फोर्सेस मास इनटू एक्सेलरेशन, उसको हमने ट्रू कर दिया फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो ध्यान रखना कि भाई नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर न्यूटन के लॉज को ट्रू करना है तो तुम्हारे को सूडो फोर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, जो एक्सेलरेशन हो रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर, ठीक है। चलो अब मेरे ख्याल से जो है आप लोगों को जो है पूरा पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि भाई किस तरीके से आप लोगों को काम करना होता है। फाइनल अगर मैं यहाँ पे बात लिखूँ तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में द नेट फोर्स इज द रियल फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं वो प्लस सूडो फोर्स। समझ में आया बच्चों? अब देखो यहाँ पे जो रियल फोर्सेस थे एन और एम जी, और प्लस हमने सूडो फोर्स ले लिया। कहाँ से? नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब एक्सेलरेटिंग फ्रेम। और अगर हम इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ रियल फोर्सेस लिखने होते हैं, जैसा कि हमने इसके पहले यहाँ पे लिखा था कि भाई हम लोग सी जो है वो ग्राउंड से देख रहा था, तो सिर्फ उस पर आर और एम जी जो रियल फोर्सेस एक्ट कर रहे थे वो हमने लिखे और हमने इक्वेशन लिख दी, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये हम लोग माथाफोड़ी क्यों करें, पर ये है ना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को ईजी कर देता है सूडो फोर्स, इसलिए हम लोग सूडो फोर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से।
और यहाँ पे हमारे पास जो ये क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि 2 blocks A and B of masses 1 kg and 2 kg have accelerations this and this, ठीक है। तो A का एक्सेलरेशन मान लो ये A है 1 kg का, इसका एक्सेलरेशन है 2I। फिर हमारे पास है B 2 kg का और इसका एक्सेलरेशन है -4J। मैं अभी इसको -4J ही लिख रहा हूँ, ठीक है, वेक्टर में A2 A1 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमको बोला है कि सबसे पहले फाइंड करना है फोर्स ऑन ब्लॉक ए। तो भाई सूडो फोर्स जब हम लोग ए ब्लॉक पे फाइंड करेंगे तो दिस इज मास ऑफ ब्लॉक ए इनटू नेगेटिव में एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्व कौन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक बी, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो ये हो जाएगा मास ऑफ ब्लॉक इज 1, एक्सेलरेशन ऑफ बी जो है वो ये है, दिस इज माइनस ऑफ -4J दैट इज +4J। तो ये हो जाएगा दिस इज 4J न्यूटन, ठीक है, इस डायरेक्शन में। क्योंकि ये भाई साहब बी जो है वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो उसको ऐसा लगेगा कि इस पर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। फोर्स ऑन बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो सेकंड हम लोग फाइंड करेंगे सूडो फोर्स ऑन बी, सॉरी ये बी था, सूडो फोर्स ऑन बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये हो जाएगा मास ऑफ बी इंटू नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो ये हो जाएगा मास ऑफ बी इज 2 kg, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 2I, तो माइनस ऑफ 2I, दिस इज -4I न्यूटन। समझ में आया बच्चों, सिंपल एकदम, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एक और ये क्या बोलते हैं कि सूडो फोर्स विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 0, है ना। अगर कोई फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन इज 0, मतलब वो कौन सा फ्रेम हुआ, वो हुआ इनर्शियल फ्रेम हुआ। इनर्शियल फ्रेम मतलब नॉन एक्सेलरेटिंग, उसमें एक्सेलरेशन इज 0, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन इज 0। तो सूडो फोर्स तो लगता ही नहीं है, सूडो फोर्स सिर्फ और सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम से लगता है। समझ में, विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम से ही सूडो फोर्स होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो अपना ट्रू है, ठीक है। सेकंड क्या लिखा है, प्रॉब्लम्स ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम्स कैन बी सॉल्व ओनली विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, तो ये भाई फॉल्स है। ओनली तो नहीं, रियल फोर्सेस प्लस सूडो फोर्स। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया, अगर ये ए है और ये बी है तो ए का आंसर जो है दैट इज ट्रू कि सूडो फोर्स विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 0, और बी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व ओनली, तो भाई ये फॉल्स है, ओनली नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास जो नेट फोर्स होगा वो होगा रियल प्लस सूडो फोर्स, तो खाली सूडो फोर्स से काम नहीं होने वाला, ठीक है। चल अब हम लोग जो है प्रॉब्लम्स देख रहे हैं जिसमें हम लोग सूडो फोर्स की मदद से जो है काम इजीली कर लेंगे। मैं आप लोगों को जो है स्टार्टिंग में दोनों मेथड बताऊंगा, पर बाद में हम लोग सिर्फ सूडो फोर्स करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को जो है दोनों मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इनर्शियल फ्रेम जिसमें न्यूटन्स के लॉज वैलिड हैं, और ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसमें हम लोग सूडो फोर्स की मदद से वैलिड करवा देते हैं न्यूटन्स के लॉज को, ठीक है। डायग्राम में अगर आप देखोगे कि भाई पहले हम लोग ग्राउंड से देखते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड से देखेंगे तो क्या होगा, ग्राउंड से देखेंगे तो हमको नज़र आएगा कि भाई ये जो बॉल है वो इस तरीके से है कुछ एंगल पे, ठीक है, और ये बॉल इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है क्योंकि वो पूरा के पूरा जो ट्रेन है वो मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन है, तो हमको लगेगा बॉल भी एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, ग्राउंड से बट ऑब्वियस है। नीचे की तरफ हमको नज़र आएगा उसका वेट mg,
और इधर हमें नज़र आएगा टेंशन। तो हम क्या लिखेंगे भाई, ये अगर एंगल थीटा है तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा टी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है, इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा तो मुझे मिलेगा टी साइन थीटा इज मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है, दैट इज टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा इज मास इनटू एक्सेलरेशन और दूसरा टी कॉस थीटा इज एम जी। दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा टेन थीटा इज ए अपॉन जी। तो यहाँ से हमको थीटा मिल जाएगा, थीटा इज टेन इनवर्स ए अपॉन जी। ठीक है बच्चों, और वही हमें पूछा है कि फाइंड द एंगल थीटा इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ठीक है, तो हमें पता करना है कि भाई थीटा कितना होगा। तो हमने थीटा निकाल लिया पहले इनर्शियल फ्रेम की मदद से। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब है कि कोई इंसान ट्रेन के अंदर है यहाँ पे और इस इंसान को ये बॉल जो है वो रेस्ट में नज़र आने वाली है। ठीक है, तो बॉल रेस्ट में नज़र आएगी तो क्या होगा, देखो यहाँ पे लगेगा नीचे की तरफ mg, और क्योंकि ये इंसान जो है वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है तो इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा, और सूडो फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है ट्रेन के एक्सेलरेशन से, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर वर्टिकल से ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो यहाँ पे भी वर्टिकल से ये एंगल थीटा होगा। तो टेन थीटा अगर मैं निकालूंगा तो टेन थीटा हो जाएगा, दिस इज एम जी अपॉन एम ए अपॉन एम जी, दिस इज ए बाई जी। देखो ये जो है ना टेन थीटा इज दिस अपॉन दिस, तो ये तुम्हारा एम ए है और ये एम जी है। तो टेन थीटा इज एम ए अपॉन एम जी। तो इधर से हमारे को थीटा की वैल्यू मिल जाती है, थीटा इज टेन इनवर्स ऑफ ए अपॉन जी। तो आप देख सकते हो कि सूडो फोर्स से हमको ज़्यादा जल्दी आंसर आ जाता है। ठीक है, हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, खाली जो फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे टेंशन भी बता सकते थे तुम लोग, उसके अलावा बस एक सूडो फोर्स बताना है। वैसे इसको अगर हम लोग इक्विलिब्रियम के मेथड से करें, क्योंकि उस इंसान को जो अंदर बैठा हुआ है ट्रेन के अंदर उसको तो लगेगा कि इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एक काम करते हैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, ये टेंशन, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा दिस इज टी साइन थीटा। तो फिर से हो जाएगा टी साइन थीटा इज मास इनटू एक्सेलरेशन और टी कॉस थीटा इज एम जी। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा कि भाई थीटा इज टेन इनवर्स ऑफ ए अपॉन जी। तो कोई भी मेथड यूज़ करो बच्चों, आप लोगों को आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को डिफरेंस बता दिया है कि अगर हम लोग नॉन इनर्शियल से करते हैं तो हमें क्या करना होता है और इनर्शियल से करते हैं तो क्या करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, फाइंड एफ सच दैट द ब्लॉक्स रिमेन स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू वेज है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो इंसान है, जो विद रिस्पेक्ट टू वेज मतलब इसके ऊपर अगर कोई इंसान बैठ गया है तो उसको ये ब्लॉक रेस्ट पे नज़र आना चाहिए, पर क्योंकि फोर्स लग रहा है और ये एक्सेलरेट करेगा, है ना, वेज एक्सेलरेट करेगा, तो ये जब इसको देखेगा तो इसको लगेगा इसके ऊपर सूडो फोर्स लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको रिजॉल्व करते हैं। सूडो फोर्स बता देता हूँ पहले, सूडो फोर्स कितना होता है, तो भाई ब्लॉक का मास स्मॉल m इनटू एक्सेलरेशन a, फिर a इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ दिस वेज, है ना, वेज है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है इतना, तो सपोज मान लो ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस ब्लॉक के ऊपर सूडो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सेकंड नीचे की तरफ लगेगा
एम जी और उसका कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होगा दैट इज़ एम जी साइन थीटा, है ना। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि भाई ये एम जी है और फिर एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। अगर ये जो एम ए है इसका मैं कंपोनेंट लेता हूँ ऊपर की तरफ तो क्या होगा, देखो ये एंगल थीटा है ना, हमें गिवन है कि भाई ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये एम ए है, ये एंगल थीटा, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा एम ए कॉस थीटा। अब क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ें देख रहे हैं जो इंसान वेज के ऊपर बैठा है उसके रिस्पेक्ट में, तो वेज वाले को क्या नज़र आ रहा है कि भाई ये ब्लॉक तो रेस्ट पे रहेगा, द ब्लॉक रिमेन्स रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द वेज, ठीक है। तो रेस्ट पे रहेगा मतलब जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है एम जी साइन थीटा उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ होना चाहिए एम जी कॉस थीटा, तभी वो रेस्ट में होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे को मिल जाएगा एक्सेलरेशन इज जी टेन थीटा। बच्चों मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये जो इक्वेशन है एक्सेलरेशन इज जी टेन थीटा, इसको आप याद रख सकते हो, या आप लोगों को काम आ सकता है अलग अलग प्रॉब्लम्स में, कि भाई अगर हमें किसी वेज को कितना एक्सेलरेशन देना है कि उसके ऊपर कोई ब्लॉक जो है वो रेस्ट पर रहे, तो उसका एक्सेलरेशन जी टेन थीटा होना चाहिए। एक्सेलरेशन मिल गया। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि फाइंड द फोर्स सच दैट दिस, फोर्स फाइंड करना है। तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स कितना देंगे, तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा m प्लस एम इंटू जी टेन थीटा। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे को सूडो फोर्स ने कितनी प्रॉब्लम इजी कर दी, ठीक है। और आप लोग जो है इसको एक बार ट्राई करना सूडो फोर्स से अलावा, मतलब आप इनर्शियल फ्रेम जो है उस पर ट्राई करना, तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगेगा कि उसमें कितनी मेहनत लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने पहले किया था वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रॉली ही यहाँ पे नज़र आ रही है, एंगल थीटा पे ही है। अब बॉब ऑफ मास m इज़ 50 ग्राम, 50 ग्राम का मास है। इट इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ ट्रॉली बाय स्ट्रिंग, एक्सलेट हॉरिजॉन्टली, थीटा इज़ दिस मच विद द वर्टिकल, फाइंड द एक्सलेशन ऑफ द ट्रॉली। तो अभी हमने जो है आंसर फाइंड किया था कि भाई टेन थीटा इज़ a अपॉन जी, तो उसको डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर लेंगे। दिस इज़ 1037 इज़ a का वैल्यू हमें गिवन नहीं है, अच्छा a फाइंड करना, सॉरी a, और g का वैल्यू 10, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा a इज़ इक्वल टू 10 इंटू 1037। तो 1037 की वैल्यू होती है साइन, है ना, 3/4। तो एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा, दिस इज़ 2.5 इंटू 3 दैट इज़ 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, it is placed on an inclined plane with what acceleration capital A towards right should the system move so that the block m does not slide। सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमको पता है कि भाई कैपिटल ए की वैल्यू मैंने आप लोगों को याद करवा दी है कि भाई कैपिटल ए कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए जी टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद हमको बोला है कि ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स सप्लाइड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, है ना। तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है इन दोनों के बीच में, हमें नॉर्मल रिएक्शन पता करना है, ठीक है। तो देखो जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइन, है ना। ये फोर्स जो है वो हमको पता करना है कि एक दूसरे पे कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ n, और नीचे की तरफ यहाँ पे लगेगा mg,
ये हो जाएगा एम जी, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा दिस इज एम जी कॉस थीटा। और सूडो फोर्स जो लगता है, सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, एक्सेलरेशन जो अपोजिट डायरेक्शन में, सूडो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन, और उसका जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, दिस एंगल इज़ 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा दिस इज़ एम ए साइन थीटा। तो आप देखो कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इन दोनों के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि भाई नॉर्मल रिएक्शन इज़ एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दो दिस इज़ एम इंटू, इसको हम लोग स्मॉल ले लिख देते हैं, जी टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, और इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, और नहीं करना चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो। इतना फोर्स जो है वो ब्लॉक पे लग रहा है, और इतना ही फोर्स ब्लॉक जो है वो वेज पे लगा रहा है। तो जो भी आपको पूछा है यहाँ पे, हमको पूछा है कि फोर्स बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, तो ब्लॉक पे इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो बच्चों हमने जो है आज वेज कंस्ट्रेंट और ये सूडो फोर्स पढ़ा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट में बता सकते हो, और जो भी मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, जो पत्थर की लकीर वगैरह बताया है, उसको आप दिमाग में रखना, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।